हेलो छात्रों, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने जो है या आप लोगों ने सामान्य उपकला या सरल उपकला या सिंपल इपिथीलियम के बारे में पढ़ा था या चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं जो है संयुक्त या स्तरित संयुक्त या स्तरित उपकला, कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। किसके बारे में चर्चा करने चल रहे हैं? संयुक्त और स्तरित उपकला, कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। तो कृपया ध्यान दीजिएगा। इस उपकला में जो है कोशिकाओं के एक से अधिक स्तर होते हैं। इसमें कोशिकाओं के एक से अधिक स्तर होते हैं तथा विभिन्न स्तरों में कोशिकाएं जो होती विभिन्न आकार की होती हैं। और कोशिकाएं सबसे निचले स्तर की कोशिकाएं इसमें जो होती हैं आधार कला, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर जो होती स्थित होती हैं तथा इन कोशिकाओं से विभाजन के फलस्वरूप जो है कॉन्टिन्यूअस जीवन पर्याप्त जो है नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। और नई कोशिकाएं जो होती हैं वो बाहर की ओर खिसकती रहती हैं। नई कोशिकाएं बाहर की ओर खिसकती रहती हैं। कोशिकाओं के लगातार बनते रहने से पुरानी कोशिकाएं जो होती हैं वो मृत होती रहती हैं या चपटी होती रहती हैं और बाहर की कोशिकाएं पूर्ण रूप से जो होती हैं मृत हो जाती हैं, एवं घर्षण से टूटकर अलग होती रहती है। आप देखते हैं कभी कभी हाथ में ये हमारे जो है ये ऊपर का स्तर जो होता है अपने आप जो है कोशिकाएं छिलकर निकलती रहती हैं। तो ये है स्ट्रेटिफाइड या स्तरित उपकला का भाग है। ध्यान दीजिएगा, यह उपकला प्राय जो होता है शरीर के सतहों पर पाई जाती है, जहां पर इसका कार्य नीचे स्थित ऊतकों की जो है सुरक्षा करना होता है और देह भित्ति एवं घर्षण वाली सतहों जैसे मुख गुहा, ग्रास नली, आंखों की कार्निया, यौन, मलाशय इत्यादि गुहाओं पर जो है स्तरित या संयुक्त उपकला की जो होती परत होती है। फिर से आइए ध्यान दीजिएगा, संयुक्त या स्तरित उपकला। ध्यान दीजिएगा, इस उपकला में कोशिकाओं के जो होते हैं एक से अधिक स्तर होते हैं तथा विभिन्न स्तरों में विभिन्न आकार की कोशिकाएं जो होती हैं। इसमें सबसे निचले स्तर की कोशिकाएं आधार कला, बेसमेंट पर जो होती हैं वो स्थित होती हैं तथा विभाजन के फलस्वरूप इन कोशिकाओं से नई नई कोशिकाएं जो होती हैं जीवन पर्यंत बनती रहती हैं। और नई कोशिकाओं के जो है बनने से जो है या नई कोशिकाएं जो होती बाहर की ओर खिसकती रहती हैं तथा कोशिकाओं के लगातार बनते रहने से पुरानी कोशिकाएं चपटी होती जाती हैं और बाहरी स्तर की कोशिकाएं मृत हो जाती हैं तथा जो है घर्षण से टूटकर जो होती शरीर से अलग होती रहती हैं। ये उपकला जो होती है शरीर के जो है सतहों पर जो होती पाई जाती है तथा इसका कार्य जहां पर जो है नीचे की ऊतकों की सुरक्षा करना होता है। देह भित्ति एवं घर्षण वाले स्थानों या भागों जैसे मुख गुहा, ग्रास नली, आंखों की कार्निया, यौन एवं मलाशय इत्यादि गुहाओं पर जो है इस उपकला की परत होती है या संयुक्त या स्तरित उपकला जो होती पाई जाती है। आइए अब चलते हैं हम संयुक्त या स्तरित उपकला के बारे में, प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। किसके बारे में? जो है संयुक्त या स्तरित उपकला के प्रकार या टाइप्स ऑफ कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। तो ध्यान दीजिएगा, कोशिकाओं के सबसे बाहरी परत की कोशिकाओं के आधार पर यह उपकला जो होती है चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? चार प्रकार की। नंबर 1 स्तरित सल्की उपकला, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम। सेकंड स्तरित घनाकार उपकला, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथेलियम। थर्ड स्तरित स्तंभीय उपकला, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर इपिथेलियम। एंड फोर्थ अंतर्वर्ती या स्थानांतरित उपकला, ट्रांजिशनल इपिथेलियम। तो संयुक्त या स्तरित उपकला कितने प्रकार की होती? चार प्रकार की। नंबर 1 स्तरित उपकला, सेकंड जो है नंबर 1 स्तरित सल्की उपकला, सेकंड स्तरित घनाकार उपकला, थर्ड स्तरित स्तंभीय उपकला एंड फोर्थ अंतर्वर्ती स्थानांतरित उपकला। आइए अब चलते हैं हम जो है स्तरित सल्की उपकला के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? स्तरित सल्की उपकला या स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, इस उपकला में सबसे बाहरी स्तर की कोशिकाएं चपटी एवं सल्की जैसे होती हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो है
आस्तरित सल्की उपकला का जो है चित्र है, ऊपर लिखा है स्ट्रेटिफाइड लेयर ऑफ सेल्स। तो ये जो है आस्तरित उपकला की कोशिकाएं हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे बाहर स्थित की कोशिकाएं जो होती है चपटी एवं सल्कों जैसी होती हैं, सबसे बाहर तथा सबसे भीतर स्तर की कोशिकाएं स्तंभीय घनाकार होती है। ध्यान दीजिए, ये जो है ये सबसे भीतरी स्तर की कोशिकाएं हैं, ये जो है घनाकार कोशिकाएं लिखा है, बेसल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स। तो सबसे जो है ये जो है भीतरी स्तर की कोशिकाएं स्तंभीय घनाकार होती हैं और इन दोनों परतों के बीच बहुतलीय कोशिकाओं की परतें होती। ध्यान दीजिए, ये यहाँ लिखा गया इंटरमीडिएट लेयर, तो ये बहुतलीय कोशिकाओं का स्तर है इसमें। फिर चाहिए, इसमें सबसे बाहरी स्तर की कोशिकाएं छपटी एवं सल्कों जैसी होती हैं तथा सबसे भीतरी स्तर की कोशिकाएं स्तंभीय घनाकार होती हैं और तथा इन दोनों परतों के बीच में बहुतलीय कोशिकाओं की परतें होती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये उपकला जो होती है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। नंबर 1, केराटिन युक्त स्तरित सल्की उपकला, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, एंड सेकंड केराटिन विहीन स्तरित सल्की उपकला, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो स्तरित सल्की उपकला कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। नंबर 1, केराटिन युक्त स्तरित सल्की उपकला, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, एंड सेकंड केराटिन विहीन स्तरित सल्की उपकला, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। आइए अब हम चलते हैं केराटिन युक्त स्तरित सल्की उपकला के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? केराटिन युक्त सल्की उपकला के बारे में चर्चा करने या केराटिन युक्त स्तरित सल्की उपकला के बारे में चर्चा करने। केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ध्यान दीजिएगा, ये जो है उपकला त्वचा की एपिडर्मिस का निर्माण करती, जो हमारे शरीर में यहाँ आप देख रहे हैं हाथ में, शरीर बाहर की ओर जो ये स्तर है ये एपिडर्मिस है। तो ये उपकला जो होती है त्वचा की एपिडर्मिस या इसको अर्धचर्महीन कहा जाता है हिंदी में, त्वचा की एपिडर्मिस का निर्माण करती है। इसकी कोशिकाओं में केराटिन नामक जो है आघूर्णनशील तंतुवत प्रोटीन जमा रहता है। त्वचा की सतह पर पहुंचते पहुंचते इसके कोशिकाओं का जो है कोशिका द्रव्यों केंद्रक समाप्त हो जाता है और ये मृत केराटिन की सल्कों के रूप में रह जाती है। केराटिन जो होता है बाहरी जल को शरीर में या त्वचा में प्रवेश करने से रोकता है तथा नीचे स्थित कोशिकाओं को जो है कोशिकाओं या ऊतकों से जल वाष्पीकरण को रोकता है, साथ ही जो है ऊतकों की घर्षण से जो होता बचाता है। तो ध्यान दीजिए, केराटिन युक्त सल्की उपकला, फिर साइज के बारे में समझते हैं। ये त्वचा की एपिडर्मिस का निर्माण करती है तथा इसकी कोशिकाओं में केराटिन युक्त नामक आघूर्णनशील तंतुवत प्रोटीन जमा रहता है। त्वचा की सतह पर पहुंचते पहुंचते इसमें जो है सल्कों के रूप में केराटिन रह जाता है और केराटिन जो है बाहरी जल को त्वचा में प्रवेश एवं हानिकारक पदार्थों को त्वचा में शरीर में प्रवेश करने को रोकता है तथा नीचे स्थित ऊतकों से जल वाष्पीकरण को जो होता कम करता है। अब आइए देखिए, यहाँ पर जगह में यहाँ पर हमने ध्यान दिया है। सेकंड चलते हैं जो है केराटिन विहीन स्तरित सल्की उपकला, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। किसके बारे में? केराटिन विहीन स्तरित सल्की उपकला। तो ध्यान दीजिए, आइए जो है इस उपकला की कोशिकाएं भी सल्की एवं चपटी होती हैं, परंतु इनमें जो है केराटिन नहीं होता है। इस उपकला की कोशिकाएं भी सल्की एवं चपटी होती हैं, परंतु इनमें केराटिन नहीं होता, जबकि उसमें मैंने बताया था कि उससे कोशिकाओं की कोशिका द्रव में केराटिन जो होता है प्रोटीन जमा होता है। और जो है यह उपकला जो है आंखों की कार्निया, मुख गुहा, ग्रास नली को जो होती है स्तरित करती है। फिर समझिए, ये इस उपकला की कोशिकाएं भी सल्की एवं चपटी होती हैं, परंतु इनमें केराटिन नहीं होता, इसलिए इनको केराटिन विहीन कहा जाता है। और यह उपकला जो है आंखों की कार्निया, मुख गुहा, ग्रास नली को जो होती है स्तरित करती है। अब आइए चलते हैं सेकंड जो है आश्रित घनाकार उपकला के बारे में चर्चा करने। इसके बारे में आश्रित घनाकार उपकला के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, ये जो है आश्रित घनाकार उपकला का जो है चित्र है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्यूबॉइडल सेल लिखा, सबसे बाहरी स्तर की कोशिकाएं कैसी होती, इसमें घनाकार होती, यहाँ लिखा भी है। तो ध्यान दीजिए, उस उपकला में इसमें सबसे बाहरी स्तर की कोशिकाएं जो होती हैं ये घनाकार होता है, या कह सकते हैं कि इसका सबसे बाहरी स्तर घनाकार कोशिकाओं का बना होता है
तथा ये नेत्रों की श्लेष्मिका, श्वेत ग्रंथियों की नलिकाओं एवं स्त्रियों के मूत्र मार्ग इत्यादि की गुहा घनाकार स्तरित उपकला की जो होती है वो बनी होती है। फिर समझिए, ये जो है इस उपकला में इसका सबसे बाहरी स्तर जो होता है घनाकार कोशिकाओं का बना होता है, इसलिए इसे स्तरित घनाकार उपकला कहा जाता है। तथा ये नेत्रों की नेत्र श्लेष्मिका, त्वचा की श्वेत ग्रंथियों की नलिकाओं एवं स्त्रियों के मूत्र मार्ग इत्यादि की गुहा को जो है गुहा में चारों ओर पाई जाती है। कह सकते हैं कि गुहा स्तरित घनाकार उपकला की जो होती है वो बनी होती है। थर्ड आइए अब चलते हैं हम जो है अस्तरित जो है स्तंभीय उपकला स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, किसके बारे में चर्चा करने, अस्तरित स्तंभीय उपकला स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, ये इसका जो है चित्र है। तो ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है कॉलमनर सेल्स, ये आप देखें खड़ी खड़ी इसको स्तंभीय। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इस उपकला में बाहरी स्तर की कोशिकाएं स्तंभीय होती हैं। यहाँ भी लिखा गया, बनाया गया कॉलमनर सेल्स, इसीलिए इसे अस्तरित स्तंभीय उपकला कहा जाता है। इसके बाहरी स्तर की कोशिकाएं स्तंभीय होती हैं और ये जो है लाइरिंक्स, जिसको स्वर अंत कहा था, यहाँ पर लाइरिंक्स ग्रसनी के कुछ भागों एवं पैरोटिक ग्रंथियों तथा स्तन ग्रंथियों की वाहिनियों में पाई जाती है। इस उपकला में जो है इसमें सबसे बाहरी स्तर की कोशिकाएं स्तंभीय होती, इसलिए स्तरित स्तंभीय उपकला कहा जाता है। यह लाइरिंक्स ग्रसनी के कुछ भागों एवं पैरोटिक ग्रंथियों तथा स्तन ग्रंथियों की वाहिनियों या नलिकाओं में जो होती है वो पाई जाती है। आइए लास्ट फोर्थ जो है अंतर्वर्ती या स्थानांतरित उपकला ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में, अंतर्वर्ती या स्थानांतरित उपकला ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में चर्चा करनी। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है लास्ट में हमने फिगर बनाया है, ये जो है अंतर्वर्ती उपकला का है। ध्यान दीजिएगा, यह उपकला जो होती है अस्तरित उपकला के समान होती है, परंतु आधार कला एवं जनन स्तर इसमें नहीं होते हैं। जहां से कोशिकाओं, जिन स्तर से कोशिकाओं का निर्माण होता है उसको जो होता है जनन स्तर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से आइए, यह स्तर, यह जो है उपकला अस्तरित उपकला के समान होती है, परंतु इसमें आधार कला एवं जनन स्तर नहीं होते हैं। इसकी कोशिकाएं लचीले संयोजी ऊतक पर सधी रहती हैं तथा कोशिकाएं सजीव एवं जो है गोल सी होती हैं और अंगुली सदृश प्रवर्धों द्वारा परस्पर आपस में जुड़ी रहती हैं तथा फैलने पर चपटी हो जाती हैं। और यह उपकला मूत्राशय एवं मूत्र वाहिनियों की दीवार का भीतरी स्तर बनाती है तथा रक्त से जल को मूत्र में जाने से जो होती है रोकती है। फिर से समझिए, आइए, यह जो है यह उपकला जो होती अस्तरित उपकला के समान होती है, परंतु आधार कला एवं जो है जनन स्तर इसमें नहीं होते हैं। इसकी कोशिकाएं लचीले संयोजी ऊतक पर जो है सधी रहती हैं, स्थित रहती हैं तथा कोशिकाएं सजीव एवं गोल सी होती हैं और अंगुली सदृश प्रवर्धों द्वारा परस्पर आपस में जुड़ी रहती हैं तथा फैलने पर जो होती है उपकला चपटी हो जाती है या कोशिकाएं चपटी हो जाती हैं और यह मूत्राशय एवं मूत्र वाहिनियों की दीवार का भीतरी दीवार जो होती है बनाती है तथा यह रक्त से जो है जल को जो है मूत्र में जाने से जो होती रोकती है। छात्रों, इसके पहले अभी हमने जो है आपको जो है संयुक्त या स्तरित उपकला के बारे में हमने चर्चा किया था या बताया था आपको। अब हम चल रहे हैं ग्रंथिल उपकला, ग्रंथिल उपकला या जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में चर्चा करनी। किसके बारे में, ग्रंथिल उपकला या ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में चर्चा करनी। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक पदार्थों, ऐसी रचनाएं जो रासायनिक पदार्थों को स्रावित करती हैं उन्हें ग्रंथियां कहते हैं या ग्रंथ कहते हैं, या कह सकते हैं रासायनिक पदार्थों को स्रावित करने वाली रचनाओं को ग्रंथियां कहते हैं। ये जो ग्रंथियां जो होती हैं घनाकार या स्तंभीय उपकला से विकसित होती हैं, इसीलिए ऐसी उपकला को जो है ग्रंथिल उपकला कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक पदार्थों को स्रावित करने वाली रचनाओं को ग्रंथियां कहते हैं और ये ग्रंथियां जो होती घनाकार या जो है स्तंभीय उपकला से विकसित होती हैं, इसीलिए इन्हें जो है ग्रंथिल या कह सकते हैं, इसीलिए ऐसी उपकला को ग्रंथिल उपकला कहते हैं। ग्रंथिल कोशिकाएं जो होती हैं
वो अकेले में होती हैं, एकाकी या समूहों के रूप में होती हैं तथा समूहों में संयोजित होने पर ग्रंथियां बनाती हैं। ग्रंथित कोशिकाएं जो होती हैं एकाकी या समूहों के रूप में होती हैं और समूहों में संयोजित होने पर या मिलने पर जो है ग्रंथियां बनाती हैं। फिर समझिए, रासायनिक पदार्थों को स्रावित करने वाली रचनाओं को ग्रंथियां कहते हैं और ग्रंथियां जो होती हैं स्तंभीय या घनाकार उपकला से विकसित होती हैं, इसलिए ऐसी उपकला को ग्रंथिल उपकला कहा जाता है। ग्रंथिल उपकला में ग्रंथिल कोशिकाएं जो होती हैं एकाकी या समूहों में होती हैं तथा समूहों में समायोजित होने पर ग्रंथियों का निर्माण करती हैं या बनाती हैं। आइए अब चलते हैं ग्रंथियों के प्रकार के बारे में चर्चा करने, या जो है टाइप्स ऑफ ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ ग्लैंड या ग्रंथि के प्रकार के बारे में चर्चा करने। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रंथियों को जो है ये 4 आधारों पर जो होता है विभक्त किया गया है। कितने आधारों पर? 4। नंबर 1 कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। सेकंड, वाहिकाओं की उपस्थिति या नलिकाओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डक्ट्स। थर्ड, आकृति एवं जटिलता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी। और फोर्थ जो है स्रावी स्वभाव के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्रेटरी नेचर। इस प्रकार से ग्रंथियों को 4 आधारों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, और दूसरा जो है वाहिकाओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, तीसरा जो है आकृति एवं जटिलता के आधार पर, और चौथा स्रावी स्वभाव के आधार पर। आइए चलते हैं कोशिकाओं की संख्या के आधार पर देखते हैं। कोशिकाओं के संख्या के आधार पर देखते हैं कि ग्रंथियां कितनी प्रकार की होती हैं। तो आइए, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर ग्रंथियां जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की। एक कोशिकीय ग्रंथियां यूनिसेलुलर सेल्स और बहुकोशिकीय ग्रंथियां मल्टीसेलुलर सेल्स। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर कितनी प्रकार ग्रंथियां होती हैं? एक कोशिकीय, नंबर 1 एक कोशिकीय ग्रंथियां यूनिसेलुलर जो है ग्लैंड्स, यहाँ पर हमने सेल्स लिखा है लेकिन यहाँ ग्लैंड्स लिखा जाएगा। यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, ये इंक बह रहा है। और दूसरा जो है बहुकोशिकीय ग्रंथियां मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। तो आइए हम चलते हैं एक कोशिकीय ग्रंथियों के बारे में चर्चा करने। इसके बारे में एक कोशिकीय यूनिसेलुलर ग्लैंड्स के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, एक कोशिकीय ग्रंथियां जो है स्तंभी उपकला से एकल स्तंभी उपकला में एकल रूप में पाई जाती हैं, जिन्हें गॉबलेट सेल्स कहते हैं। एक कोशिकीय ग्रंथियां जो होती हैं यह स्तंभी उपकला में एकल रूप में पाई जाते हैं, जिन्हें गॉबलेट सेल्स कहते हैं, जो श्लेष्म या म्यूकस स्रावित करती हैं। और ये मुख्य रूप से श्वसन अंगों एवं आहार नाल की श्लेष्मिक कला में पाई जाती है। फिर से एक कोशिकीय ग्रंथियां जो होती हैं ये स्तंभी उपकला में एकल या अकेले रूप में जो होती पाई जाती हैं, जिन्हें गॉबलेट सेल्स कहते हैं, जो श्लेष्म स्रावित करती हैं। और ये मुख्य रूप से श्वसन अंगों एवं आहार नाल की श्लेष्मिक कला में या मुकोसा में जो होती पाई जाती हैं। सेकंड आइए, बहुकोशिकीय ग्रंथियां मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। ये क्या है? बहुकोशिकीय ग्रंथियां। ध्यान दीजिएगा, ये ग्रंथियां जो है उपकला के अंतर्बलन से बनती है और इनका निचला भाग जो होता है स्रावी कोशिकाओं का बना होता है तथा अगला भाग जो होता है एक वाहिका के रूप में होता है। बहुकोशिकीय ग्रंथियां जो होती हैं ये ग्रंथियां उपकला के अंतर्बलन से जो होते विकसित होती हैं। इनका निचला भाग जो होता है स्रावी कोशिकाओं का बना होता है तथा अगला भाग या ऊपरी भाग जो होता है एक वाहिका के रूप में होता है, जैसे श्वेत ग्रंथियां एवं जठर ग्रंथियां। नेक्स्ट आइए, दूसरा आधार वाहिकाओं की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर। किसके आधार पर? वाहिकाओं की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डक्ट। किसके आधार पर? यहाँ पर इंक गिर गया है। दूसरा जो है वाहिकाओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डक्ट। ध्यान दीजिएगा,
इसके आधार पर ग्रंथियां जो होती हैं निम्न प्रकार की होती हैं, अर्थात इसके आधार पर भी ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और सेकंड अंतःस्रावी ग्रंथियां इंडोक्राइन ग्लैंड। कितने प्रकार की वाहिकाओं के आधार पर उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर ग्रंथियां होती, दो प्रकार की, बहिस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब आइए चलते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में चर्चा करें। ध्यान दीजिएगा, ये ग्रंथियां जो है अपने स्राव को सीधे या वाहिका के द्वारा जो होता है या नलिका के द्वारा उपकला के सतह पर पहुंचाती हैं। जैसे जो है लार ग्रंथियां, अश्व ग्रंथियां, जठर एवं आंत्र ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियां क्या है? ये ग्रंथियां जो होती है अपने स्राव को सीधे या वाहिका के द्वारा उपकला की सतह पर पहुंचाती हैं। जैसे लार ग्रंथियां, अश्व ग्रंथियां, जठर एवं आंत्र ग्रंथियां। सेकंड आइए अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां या जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की जो ग्रंथियां होती हैं, इस प्रकार की ग्रंथियों में वाहिकाएं नहीं होती हैं, कोई भी नलिका नहीं होती हैं और ये अपने स्राव को सीधे रुधिर में पहुंचाती हैं। इसलिए इन्हें जो है नलिका विहीन या वाहिका विहीन ग्रंथियां डक्टलेस ग्लैंड जो है कहा जाता है। ये हार्मोन का स्राव करके उसे जो है रुधिर प्रवाह के साथ विभिन्न अंगों में जो है पहुंचाती हैं। जैसे पीयूष ग्रंथ, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथ। फिर समझिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं इनमें जो है वाहिकाएं नहीं होती हैं और ये अपने स्राव को सीधे रुधिर में पहुंचाती हैं। इसीलिए इन्हें नलिका विहीन या वाहिका विहीन ग्रंथियां डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं और ये हार्मोन स्राव के रूप में ये हार्मोन को स्रावित करके उसे रुधिर प्रवाह के साथ विभिन्न अंगों में जो होते भेजने का कार्य करती हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, जो है थायराइड एवं पैराथायराइड ग्रंथि। थर्ड आइए आकृति एवं जटिलता के आधार पर। किसके आधार पर? आकृति एवं जटिलता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी। किसके आधार पर? आकृति एवं जटिलता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ध्यान दीजिएगा, इसके आधार पर ग्रंथियां जो होती हैं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, सरल ग्रंथियां और संयुक्त ग्रंथियां। तो हमने क्यों यहाँ सरल ग्रंथियां लिखा है? तो कितने प्रकार ग्रंथियां होती हैं? ये दो प्रकार की, सरल ग्रंथियां और संयुक्त ग्रंथियां। नंबर 1 आइए सरल ग्रंथियों के बारे में चर्चा करते हैं, सिंपल ग्लैंड्स के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो है ये जो है सरल ग्रंथियां जो होती है सरल एवं आशाखित वाहिकाओं वाली ग्रंथियां होती हैं। इनमें एक ही आशाखित वाहिनी स्राव को एकत्र करके उपकला की सतह पर पहुंचाती है। तो ध्यान दीजिएगा, सरल ग्रंथियां जो होती हैं ये सरल एवं आशाखित वाहिकाओं वाली ग्रंथियां होती हैं। इनमें जो है एक ही आशाखित वाहिनी स्राव के को एकत्र कर उपकला की सतह पर जो होती पहुंचाती है। ध्यान दीजिएगा, ये ग्रंथियां जो होती हैं ये 5 प्रकार की होती हैं। सरल ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सरल नलिकाकार ग्रंथियां, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स। ध्यान दीजिएगा, ये ग्रंथियां लंबी एवं नलिका के समान होती हैं, जैसे आंतरीय ग्रंथियां। सेकंड जो है सरल कुंडलित नलिकाकार ग्रंथियां, सिंपल कोइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स। ये जो है इन ग्रंथियों का ग्रंथि भाग जो होता है कुंडलित एवं नलिकाकार होता है, जैसे त्वचा की श्वेत ग्रंथियां। थर्ड जो है सरल शाखित नलिकाकार ग्रंथियां, सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स। ये ग्रंथियां जो होती शाखित होती हैं, शाखान्वित होती है, जैसे आमाशय एवं गर्भाशय की ग्रंथियां। फोर्थ सरल कुहकीय ग्रंथियां, सिंपल एल्व्यूलर ग्लैंड्स। जो है ध्यान दीजिएगा, इन ग्रंथियों का स्रावी भाग फ्लास्क या कोष्ठक के समान होता है, जैसे मेढक की त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां। और जो है लास्ट जो है सरल शाखित गुप्तकीय ग्रंथियां, सिंपल ब्रांच एल्व्यूलर ग्लैंड। इन ग्रंथियों के अनेक कोष्ठक एक ही वाहिनी द्वारा बाहर खुलते हैं। सरल शाखित गुप्तकीय ग्रंथियों में जो है इन ग्रंथियों जो है या कह सकते हैं इन ग्रंथियों में अनेक जो कोष्ठक होते हैं वो एक ही नलिका द्वारा बाहर खुलते हैं, जैसे त्वचा की तेल ग्रंथियां। तो सरल ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। सरल नलिकाकार ग्रंथियां, सरल कुंडलित नलिकाकार ग्रंथियां, सरल शाखित नलिकाकार ग्रंथियां, सरल कुहकीय ग्रंथियां और सरल शाखित कुहकीय ग्रंथियां।
छात्रों, अब चलते हैं संयुक्त ग्रंथियों के बारे में चर्चा करने। हम का जो है आकार, आकृति एवं जटिलता के आधार पर हमने बताया था कि ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, सरल ग्रंथियां और संयुक्त ग्रंथियां। सरल ग्रंथियों के बारे में हमने आपको बताया। अब हम चल रहे संयुक्त ग्रंथियों के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? संयुक्त ग्रंथियां या कंपाउंड ग्लैंड्स के बारे में जो है चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, इन ग्रंथियों में जो है शाखित कोश वाहिकाओं की एक प्रणाली होती है, कह सकते हैं इन ग्रंथियों में शाखान्वित नलिकाओं की एक प्रणाली होती है तथा इनमें नलिकावत एवं टूपकावत या दोनों ही आकृति के स्रावी भाग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन ग्रंथियों में शाखित वाहिनियों की एक प्रणाली होती है या तंत्र होता है और इनमें नलिकावत एवं टूपकावत या दोनों ही आकृति के स्रावी भाग होते हैं। और ये ग्रंथियां जो है 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। नंबर 1 संयुक्त नलिकाकार ग्रंथियां, कंपाउंड ग्लैंड ग्रंथ। ध्यान दीजिएगा, ये ग्रंथियां नलिका के समान अनेक शाखाओं में विभक्त होती हैं, जैसे लाल ग्रंथियां। सेकंड संयुक्त कूपकीय ग्रंथियां, कंपाउंड एल्वेओलर ग्लैंड्स। इन ग्रंथियों के स्रावी भाग अनेक कोष्ठकों या कूपकाओं का बना होता है, जैसे स्तन एवं अग्नाशय ग्रंथियां। और थर्ड संयुक्त नलिकाकार कूपकीय ग्रंथियां, कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वेओलर ग्लैंड्स। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की ग्रंथियों के स्रावी भाग में अनेक नलिकाएं एवं कूपकाएं दोनों होते हैं, जैसे लाल एवं अस्तर ग्रंथियों के कुछ भाग। फिर से समझिए, जो है संयुक्त नलिकाकार ग्रंथियां, कंपाउंड ग्लैंडुलर ग्लैंड्स। ध्यान दीजिएगा, ये ग्रंथियां नलिका के समान अनेक शाखाओं में विभक्त होती हैं, जैसे लाल ग्रंथियां। सेकंड संयुक्त कूपकीय ग्रंथियां, कंपाउंड एल्वेओलर ग्लैंड्स। इन ग्रंथियों के स्रावी भाग अनेक कोष्ठकों या कूपकाओं का बना होता है, जैसे स्तन एवं जो है अग्नाशय ग्रंथियां। और थर्ड संयुक्त नलिकाकार नलिकाकार जो है कूपकीय ग्रंथियां, कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वेओलर ग्लैंड्स। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की ग्रंथियों के स्रावी भाग में अनेक नलिकाएं एवं कूपकाएं दोनों होती हैं, जैसे लाल एवं स्तन ग्रंथियों के कुछ भाग। अब आइए चलते हैं चौथा आधार, स्रावी स्वभाव के आधार पर ग्रंथियों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। किसके आधार पर? स्रावी स्वभाव के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ सेक्रेटरी नेचर। स्रावी स्वभाव के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ सेक्रेटरी नेचर के आधार पर ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मेरोक्राइन ग्रंथियां, मेरोक्राइन ग्लैंड। सेकंड एपोक्राइन ग्रंथियां, एपोक्राइन ग्लैंड। और थर्ड होलोक्राइन ग्रंथियां, होलोक्राइन ग्लैंड। तो नंबर 1 आइए मेरोक्राइन ग्रंथियों के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेरोक्राइन ग्रंथियों में जो है ग्रंथ कोशिकाओं से स्रावी पदार्थ रिसकर एक्सोसाइटोसिस द्वारा कोशिकाओं की सतह पर जो है निकलता रहता है। मेरोक्राइन ग्रंथियों में ग्रंथ कोशिकाओं से स्रावी पदार्थ रिस करके जो है एक्सोसाइटोसिस द्वारा कोशिकाओं की बाह्य सतह पर जो है निकलता रहता है, जैसे लाल ग्रंथियां एवं जो है अधिकांश स्वेद ग्रंथियां। दूसरा ये एपोक्राइन ग्रंथियां, एपोक्राइन ग्लैंड। ध्यान दीजिएगा, इन ग्रंथ कोशिकाओं के शिखर भाग में स्रावी पदार्थ एकत्र होता है और फिर यह स्रावी भाग जो होता है यह भाग कोशिका के शेष भागों से अलग होकर स्राव के रूप में जो है अलग हो जाता है या चला जाता है, जैसे स्तन ग्रंथियां एवं कुछ स्वेद ग्रंथियां। थर्ड आइए होलोक्राइन ग्रंथियां या होलोक्राइन ग्लैंड। ध्यान देगा, इन ग्रंथियों में स्रावी पदार्थ से भरी कोशिकाएं जो होती हैं पूरी की पूरी पृथक होकर स्राव के रूप में निकलती हैं। होलोक्राइन ग्रंथियों में इनमें स्रावी पदार्थ से भरी स्रावी कोशिकाएं पूरी की पूरी जो है पृथक होकर स्राव के रूप में निकलती हैं, जैसे स्तनधारियों की तेल ग्रंथियां। फिर से आइए नंबर 1 मेरोक्राइन ग्रंथियां, मेरोक्राइन ग्लैंड। ध्यान देगा, इन ग्रंथ कोशिकाओं से स्रावी पदार्थ रिसकर एक्सोसाइटोसिस द्वारा कोशिकाओं के बाह्य सतह पर निकलता रहता है, जैसे लाल ग्रंथियां एवं अधिकांश स्वेद ग्रंथियां। सेकंड एपोक्राइन ग्रंथियां, इन ग्रंथ कोशिकाओं के शिखर भाग में स्रावी पदार्थ एकत्र होता है और फिर यह शिखर भाग कोशिका के शेष भाग से अलग होकर स्राव के रूप में जो है चला जाता है, जैसे स्तन ग्रंथियां एवं कुछ स्वेद ग्रंथियां। फिर थर्ड आइए होलोक्राइन ग्रंथियां, होलोक्राइन ग्लैंड। ध्यान देगा, इन ग्रंथियों में या इनमें स्रावी पदार्थ से भरी स्रावी कोशिकाएं पूरी की पूरी अलग होकर के स्राव के रूप में निकलती हैं, जैसे स्तनधारियों की तेल ग्रंथियां। अब आइए हम चलते हैं विशिष्टीकृत या विशिष्ट उपकला के बारे में चर्चा कर लें।
स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम के बारे में। किसके बारे में? विशिष्टीकृत उपकला या स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, ये उपकला जो होती है 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। नंबर 1 संवेदी उपकला सेंसरी एपिथेलियम, दूसरा जो है बाणकित या बाणक उपकला पिगमेंटेड एपिथेलियम, और तीसरा जनन उपकला रिप्रोडक्टिव या जर्मिनल एपिथेलियम, और फोर्थ जो है पेशीय उपकला मस्कुलर एपिथेलियम। तो नंबर 1 आइए हम चलते हैं संवेदी उपकला सेंसरी एपिथेलियम। ध्यान दीजिएगा, यह उपकला जो होती है यह स्तंभीय उपकला कोशिकाओं के रूपांतर से बनती है। संवेदी उपकला क्या होती है? यह स्तंभीय उपकला कोशिकाओं के रूपांतर से बनती है तथा प्रत्येक तंत्रिका संवेदी कोशिका का स्वतंत्र सिरा एक संवेदी रोम के रूप में जो है बाहर निकला रहता है तथा इसका दूसरा जो है सिरा आधार कला पर स्थित यौन जो है तंत्रिका तंत्र से जुड़ा रहता है। यह नेत्र के रेटिना, अंतःकरण की उपकला तथा घ्राण अंगों की श्लेष्मिक कला एवं मुख गुहा की श्लेष्मिक कला में जो होती पाई जाती है। सेकंड आइए बाणक उपकला या बाणकित उपकला पिगमेंटेड एपिथेलियम। ध्यान दीजिएगा, ये उपकला आंखों के जो है रक्त जालक कोरोइड स्तर तथा रेटिना का आधार स्तर बनाती है और इसके कोशिकाओं में बाणक पिगमेंट जो है होते हैं जो प्रकाश किरणों को अवशोषित करते हैं। थर्ड आइए जनन उपकला। ध्यान दीजिएगा, यह उपकला जो है प्रायः घनाकार कोशिकाओं की बनी होती है तथा इसकी कोशिकाएं एक दूसरे के संपर्क में होती है और यह उपकला जो है अंडाशय एवं वृषण की शुक्ल नलिकाओं में जो होती पाई जाती है। फोर्थ पेशीय उपकला। ध्यान दीजिएगा, ये कोशिकाएं जो होती है शाखित होती हैं तथा इनमें एक्टिन एवं मायोसिन नामक प्रोटीन या पेशीय प्रोटीन होते हैं और जो श्वेत ग्रंथियों एवं अस्तर ग्रंथियों एवं लाल ग्रंथियों में संकुचन उत्पन्न करती हैं। फिर चाहिए संवेदी उपकला। ध्यान दीजिएगा, यह उपकला जो है स्तंभीय उपकला कोशिकाओं के रूपांतरण से बनती है और तथा प्रत्येक तंत्रिका संवेदी कोशिका का स्वतंत्र सिरा एक महीन संवेदी रोम के रूप में निकला रहता है तथा इसका दूसरा सिरा आधार कला पर स्थित यौन तंत्रिका तंत्र से जुड़ा रहता है और यह नेत्र के रेटिना, अंतःकरण की उपकला, घ्राण अंगों की श्लेष्मिक कला एवं मुख गुहा की श्लेष्मिक कला में पाई जाती है। सेकंड बाणक उपकला पिगमेंटेड एपिथेलियम। यह उपकला जो होती है आंखों की कोरोइड स्तर तथा रेटिना का आधार स्तर बनाती है और इसके कोशिकाओं में बाणक होते हैं जो प्रकाश अवशोषित करते हैं। थर्ड जनन उपकला रिप्रोडक्टिव एपिथेलियम। ध्यान दीजिएगा, यह उपकला प्रायः घनाकार कोशिकाओं की बनी होती है तथा इसकी कोशिकाएं एक दूसरे के संपर्क में होती है और यह उपकला अंडाशय एवं वृषण की शुक्ल नलिकाओं में जो होती पाई जाती है। फोर्थ पेशीय उपकला मस्कुलर एपिथेलियम। ध्यान दीजिएगा, इसकी कोशिकाएं जो होती है शाखान्वित होती हैं तथा कोशिकाओं में एक्टिन एवं मायोसिन नामक प्रोटीन पेशीय प्रोटीन होते हैं जो श्वेत ग्रंथियों, स्तन ग्रंथियों एवं लाल ग्रंथियों में संकुचन उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो छात्रों, हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।